इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख कर लेते हैं। और ये बड़ी खबर अतीक अहमद की रिमांड कॉपी से बड़ा खुलासा हुआ है। ये बड़ी खबर है, पाकिस्तान से आए हथियार खरीदता था अतीक अहमद। तो ये एक इंटरनेशनल करेक्शन भी सामने आया है। बड़ी खबर, अतीक अहमद का पहली बार इंटरनेशनल करेक्शन सामने आया है। बॉर्डर पर ड्रोन से हथियार जो गिराए जाते थे वही अतीक अहमद खरीदता था। आईएसआई और लश्कर से संबंध की बात भी सामने आ रही है। तो बहुत बड़ी खबर है अतीक अहमद की रिमांड कॉपी से। रिमांड कॉपी जो चीज निकलकर सामने आ रही है, पाकिस्तान से आए हथियार खरीदता था अतीक अहमद और जो हथियार ड्रोन से गिराए जाते थे उनकी खरीदारी करता था। तो अतीक अहमद की रिमांड कॉपी ने जो खुलासे किए हुए हैं वो होश उड़ाने वाले हैं। अतीक के पाकिस्तान कनेक्शन का खुलासा हुआ है। पाकिस्तान से आए हथियार खरीदता था अतीक अहमद और बॉर्डर पर ड्रोन से गिराए गए हथियार अतीक अहमद खरीदता था। आईएसआई और लश्कर से संबंध का जिक्र भी किया गया है। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर, अतीक अहमद का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ गया है जो रिमांड कॉपी है उससे। और उसमें ये जानकारी मिल रही है कि अतीक का पाकिस्तान से कनेक्शन था। जो बॉर्डर पर ड्रोन से हथियार गिराए जाते थे उन हथियारों को अतीक अहमद खरीदता था। तो पाकिस्तान से जो अत्याधुनिक हथियार आते थे वो अतीक अहमद खरीदता था। तो ये एक बड़ा खुलासा हो रहा है, बड़ी खबर है। आईएसआई और लश्कर से भी संबंधों का जिक्र रिमांड कॉपी में किया गया है। तो अतीक अहमद की रिमांड को लेकर बड़ी खबर आ रही है। अतीक की रिमांड कॉपी से खुलासा हुआ है कि अतीक के पाकिस्तान कनेक्शन भी है और आईएसआई और लश्कर से भी संबंध है। और इतना ही नहीं, जो हथियार खरीदे गए वो बॉर्डर से जो गिराए जाते थे वो खरीदता था। तो अतीक अहमद की रिमांड कॉपी से बड़ा खुलासा हुआ है। और देखिए तस्वीर, तस्दीक भी हो रही है। आज जो घटनास्थल से हथियार बरामद किए गए हैं वो भी विदेशी हैं और अत्याधुनिक है। तो ये देखिए दो तस्वीर सामने आई। जो रिमांड कॉपी मिली है उसमें आईएसआई और लश्कर से संबंध का जिक्र है। जिक्र इस बात का है कि पाकिस्तान से हथियार खरीदता था और जिक्र इस बात का है कि जो विदेशी हथियार खरीदे जाते थे वही अतीक के गुर्गे इस्तेमाल करते थे। और आज जो एनकाउंटर स्थल से ये चीजें मिली हैं वो विदेशी हैं। मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए। मोइन, ये जो खुलासा हुआ है ये तो बहुत बड़ा है, इसके बारे में कभी चर्चा नहीं रही। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज पुलिस ने कस्टडी रिमांड मांगने के लिए जो आधार दिए थे उस आधार में ये लिखा हुआ है कि कल अतीक अहमद और आज अशरफ का जेल में बयान लिया गया। उस बयान में अतीक और अशरफ ने ये बताया है कि वो पाकिस्तान से हथियार मंगाते थे, पाकिस्तान से असलहे और कारतूस ड्रोन के जरिए उन तक भेजे जाते थे। पाकिस्तान के बॉर्डर के पास जो पंजाब प्रांत है वहां पर ड्रोन के जरिए असलहे और कारतूस भेजे जाते थे। वहां से कोई शख्स ला करके यहाँ तक पहुंचाता था और उन्हीं असलहों का इस्तेमाल उमेश पाल शूटआउट केस में भी किया गया था। इसके साथ साथ पुलिस को ये भी जानकारी दी गई कि उनके पास हथियारों और बमों का जखीरा है। और ये जखीरा अकेले प्रयागराज नहीं बल्कि कौशाम्बी, फतेहपुर और कानपुर मंडल का जो उन्नाव जनपद है, उन्नाव जनपद में भी असलहों और बमों का जखीरा है। अगर उन्हें फुर्सत में अगर देर तक उनसे पूछताछ की जाए तो वो इन सारे बारे में जो है वो पुलिस को जानकारी दे सकते हैं। और पुलिस ने इसी ग्राउंड के आधार पर कस्टडी रिमांड मांगी थी। हालांकि पुलिस की तरफ से 14 दिनों की कस्टडी रिमांड मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 4 दिनों की कस्टडी रिमांड मंजूर की है। 4 दिनों तक पुलिस जो है वो अतीक और अशरफ को अपनी कस्टडी में रख करके ये जानने की कोशिश करेगी कि इन दोनों का पाकिस्तानी कनेक्शन क्या है, पाकिस्तान से किस तरह से ये लोग जुड़े हुए थे, कितने दिनों से जुड़े हुए थे, किस तरह से पाकिस्तान से हथियार आते थे, ड्रोन के जरिए कैसे हथियार और जो है कारतूस वगैरह वो इन तक सप्लाई किए जाते थे। और जो बमों के जखीरा होने की बात कही जा रही है वो बम कहाँ तैयार किए गए थे, किन लोगों ने तैयार किया था, उनका और मकसद क्या था। और अकेले प्रयागराज ही नहीं बल्कि कौशाम्बी, फतेहपुर और उन्नाव समेत तमाम जगहों पर बमों के जखीरे इकट्ठा करके रखे गए हैं। इसके साथ साथ हथियार इकट्ठा करके रखे गए हैं। तो आखिरकार ये दहशतगर्दी के जो सामान है इतना इकट्ठा करने का मकसद क्या था। तो ये तमाम सवाल हैं जिन्हें जानने की कोशिश प्रयागराज पुलिस करेगी। और अतीक व अशरफ की पुलिस कस्टडी रिमांड शुरू हो चुकी है। 48 घंटे तक दोनों भाई पुलिस की कस्टडी में रहेंगे। इस दौरान पुलिस ये जानने की कोशिश करेगी कि पाकिस्तान कनेक्शन क्या है, हथियार कैसे आते थे, ड्रोन के जरिए कैसे सप्लाई की जाती थी और जो जखीरे हैं वो जखीरे कहाँ कहाँ बनाए गए हैं, किसे कैसे तैयार किए गए हैं और कौन कौन से लोग इस पूरे मामले में मददगार हैं। बिल्कुल। और जिस तरीके से ये बात सामने आई है मोइन की, आईएसआई से संबंध है, लश्कर से संबंध है, क्या इस तरीके की बातें पहले कभी आई थी या पहली बार इस तरीके का खुलासा हो रहा है अतीक के बारे में?
देखिए, अतीक के बारे में इस तरीके की जो चौंकाने वाली बात पुलिस की रिपोर्ट में सामने आई है, जिसका जिक्र प्रयागराज के सीजीएम ने अपने आदेश में भी किया हुआ है कि वो पुलिस की जो आधार है, उस आधार को लेकर के वो आदेश में लिखा गया है। तो इस तरीके के आरोप कि पाकिस्तान से कनेक्शन है अतीक अहमद और अशरफ के, वहां से हथियार आते हैं, ड्रोन के जरिए हथियारों की सप्लाई की जाती है, तो ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाला खुलासा है, बेहद हैरान कर देने वाला खुलासा है। और निश्चित तौर पर आपको बता दें कि अब इस मामले में अकेले प्रयागराज पुलिस ही पूछताछ नहीं करेगी, बल्कि जो नेशनल एजेंसियां हैं, एनआईए जैसी एजेंसी है, वो भी धीरे धीरे कर आगे इस मामले में इन्वॉल्व होगी, क्योंकि ये अकेले दहशतगर्दी का मामला नहीं था, ये अकेले उमेश पाल और 2 सरकारी गनर की हत्या का मामला नहीं है, बल्कि ये मामला विदेशी कनेक्शन से जुड़ता जा रहा है। और निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला ये बन चुका है। तो यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि अभी शुरुआती 4 दिनों में तो उत्तर प्रदेश पुलिस की पूछताछ करेगी, लेकिन धीरे धीरे करके अतीक और अशरफ पर अब एनआईए जैसी एजेंसी का भी शिकंजा कसेगा, इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है। बिल्कुल। और मोइन, जिस तरीके से ये बात सामने आई कि बॉर्डर पर ड्रोन से हथियार खरीदता था अतीक, इसके अलावा आईएसआई और लश्कर से संबंध थे, और हालांकि ये जांच का विषय है कि किस तरीके से चीज़ें निकल कर सामने आती है, लेकिन जो विदेशी हथियारों की बात है या पाकिस्तान से हथियार खरीदने की बात है, जो घटनास्थल से भी तस्वीर सामने आई, जो 2 पिस्टल नजर आ रही हैं, वो भी विदेशी हथियार है। जी बिल्कुल, जब उमेश पाल की हत्या हुई थी तो उसके बाद जिस तरीके के कारतूस वहां से घटनास्थल पर मिले थे, उसके बाद ही आशंका जताई जा रही थी कि इसमें जो है कुछ वेपन्स विदेशी जो है उनका इस्तेमाल किया गया है। जब कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था 21 मार्च को, अतीक अहमद के घरेलू नौकर, ड्राइवर, अकाउंटेंट वगैरह को, जिनकी निशानदेही पर अतीक अहमद के दफ्तर से 72 लाख रुपए नकद और 10 असलहे बरामद किए गए थे, उन लोगों ने भी ये दिया था कि अतीक अहमद विदेशी असलहे भी रखता है। और अब जब पुलिस ने जो है प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में अतीक व अशरफ से पूछताछ की है, तो उन दोनों ने इस बात को कबूला है और बहुत चौंकाने वाली जानकारी दी है। और पुलिस को जो रिमांड मिली है वो इसी मजबूत आधार, मजबूत दलील की वजह से मिली है। और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इन 4 दिनों में प्रयागराज पुलिस जो पूछताछ करेगी उसमें और बहुत से चौंकाने वाले इसी तरीके के खुलासे हो सकते हैं। और यही वजह है जिसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके की बातें सामने आई हैं, तो मामला अब यूपी पुलिस तक सीमित होकर के नहीं रहेगा, बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़े हुए जो जांच एजेंसियां हैं वो भी निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में इन्वॉल्व होंगी, पूरे मामले में पड़ताल करेंगी, अतीक और अशरफ से पूछताछ कर सकती हैं और वो अपनी भी कस्टडी में ले सकती हैं, इस बात की उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल। और ये भी जानना चाहेंगे मोइन कि इस वक्त अतीक और अशरफ कहाँ पर हैं, उनको कहाँ ले जाने की तैयारी है, उनको लेकर कोई जानकारी मिल रही है? देखिए, आपको बता दें कि जब प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में दोपहर के वक्त काफी गहमा गहमी होने लगी थी, दोपहर 2 बजे के आसपास का वक्त था, उस पे बाद कोर्ट को ये कहना पड़ा कि इनको आप ले जाइए, किसी सुरक्षित जगह पर रहिए, इनके वकील बहस करते रहेंगे और तब आदेश आएगा। तो इनके जाने के तकरीबन 2.5 घंटे के बाद सीजेएम कोर्ट का आदेश आया, जिसमें 4 दिनों की पुलिस कस्टडी दी गई है। तो हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक कि दोपहर 2 बजे जब कोर्ट से ले जाया गया था, तो इन दोनों को प्रयागराज की जो पुलिस लाइन है वहां पर रखा गया था। अब पुलिस कस्टडी रिमांड की जो मियाद है वो शाम 5 बजे से शुरू हो गई है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या जो प्रयागराज पुलिस है वो अतीक और अशरफ को पुलिस लाइंस में ही रखती है, वहीं पर इनसे पूछताछ की जाएगी या फिर किसी दूसरी जगह पर ले जाएगी। और ये भी एक बात तय है कि इन्हें कुछ जगहों पर यानी कुछ स्पॉट पर भी लेकर के जो प्रयागराज पुलिस है वो लेकर के जाएगी। अतीक अहमद के जो पुराने ठिकाने हैं, यानी जो दफ्तर की जगह है, कुछ और दूसरे ठिकाने वहां लेकर जा सकती है, कौशाम्बी और फतेहपुर भी लेकर जाया जा सकता है। क्योंकि सिर्फ 4 दिनों की कस्टडी रिमांड है, इसलिए वो पाकिस्तान बॉर्डर पर ले जाने की जो बात है, जो एक कयास लगाए जा रहे हैं, वो संभव नजर नहीं आती है। तो प्रयागराज में रखकर ही पूछताछ करेगी और प्रयागराज व आसपास के जो दूसरे जिले हैं वहां पर पुलिस जो है वो अतीक अहमद और अशरफ को लेकर जा सकती है और ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि बमों का जखीरा जो है वो कहाँ छिपा कर रखा गया है, जो असलहे हैं उन्हें कहाँ छिपा कर रखा गया है, और खासकर तौर पर जो पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए जो असलहे और कारतूस हैं वो कैसे आए हुए हैं, उन्हें कहाँ छिपा कर रखा गया है और उन्हें मंगाए जाने का मकसद क्या था, पाकिस्तान में क्या कनेक्शन था, किस तरीके के लोग जुड़े हुए थे, किस तरीके से व्यापारिक लेन देन होता था, आपराधिक गतिविधियों के लिए किस तरीके से वहां से हथियार मंगाए जाते थे और कौन आका ऐसा बैठा हुआ है पाकिस्तान में जो वहां से अतीक अहमद को हथियारों की सप्लाई करता था।
तो मामला बहुत संगीन होता जा रहा है, मामला बहुत गंभीर और सनसनीखेज होता जा रहा है और निश्चित तौर पर प्रयागराज पुलिस 4 दिनों में काफी कुछ निकालने की, काफी कुछ पड़ताल करने की कोशिश करेगी। बिल्कुल। और ये देखिए, अब एबीपी गंगा पर ये कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें लिखा है कि अभियुक्तों ने अपने बयान में, वो जो पूरी कॉपी है उसका हर पेज हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये देखिए इसमें साफ साफ लिखा है कि इस घटना में प्रयुक्त असलहों की कारतूसों की बरामदगी ये करवा सकते हैं। और जो बात हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन भी बता रहे थे। और सनुज का एक बार रुख कर लेते हैं, मोहम्मद मोइन हमारे साथ लगातार बने हुए। सनुज, सियासत अब बड़ी जोरदार हो गई है, जितना हमलावर विपक्ष है उतना ही हमलावर सत्ता पक्ष है। ये लग रहा है कि टकराव बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, और चुनाव जब सिर पर हो तो फिर राजनीति तो किसी भी चीज पर हो सकती है। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि टकराव आगे हो सकता है भविष्य में, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के तमाम नेता इस पर मुखर नजर आ रहे हैं विपक्ष के खिलाफ। हमारे साथ ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर हैं। सोमेंद्र जी, देख रहे हैं जो एनकाउंटर हुआ, क्या कहना चाहिए? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में 2017 के बाद भारतीय जनता पार्टी और माननीय योगी जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार है। यहाँ अपराधियों का जो राजनीतिक संरक्षण मिलता था अपराधियों को, उसको ख़त्म करने का काम योगी जी ने किया है। जो कानून व्यवस्था के रूप में आज जो विश्वास कायम हुआ है, आज हम सुरक्षा की बात करें, आज उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल है। आज उत्तर प्रदेश में नेतृत्व के प्रति विश्वास है, लोगों का विश्वास है, यहाँ की जनता का विश्वास है कि योगी जी न्याय कर रहे हैं। देखिए, जिन लोगों ने जिस तरह का दुस्साहस किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब ही कहा था कि हम मिट्टी में मिला देंगे, और देखिए महाराज जी जो कहते हैं वो करते हैं। महाराज जी की कथनी और करने में अंतर नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता वास्तव में चाहती है कि उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, और इस तरह के अपराधियों का जो जिस तरह का यहाँ पर अपराधियों को जिस तरह से बढ़ावा दिया जाता था, उस पर रोक लगी है, और प्रदेश की जनता भी यही चाहती है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि फर्जी एनकाउंटर है, मायावती कह रही हैं कि उस तरह से जांच होनी चाहिए, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि संविधान का एनकाउंटर है। देखिए, मैंने कहा ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। ये लोग वही लोग हैं जो अब से पहले अपराधियों को संरक्षण दिया करते थे, और इन अपराधियों को संरक्षण देने के साथ साथ इस तरह के राजनीतिक संरक्षण के कारण ही इस तरह का अपराध उत्तर प्रदेश में बढ़ा हुआ था। लेकिन आज मुझे कहते हुए खुशी है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में आज उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बहाल हुई है, लोगों का विश्वास पैदा हुआ है। लोग अपने व्यापार को और निवेश जो यहाँ पर बढ़ा है वो सिर्फ सरकार के विश्वास के कारण ही है। सरकार के विश्वास के कारण। बासित अली हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बासित जी, मुख्यमंत्री ने कहा था मिट्टी में मिला देंगे, इस एनकाउंटर को लेकर क्या कहना चाहते हैं? जब पार्टी की हमारी जब चुनाव शुरू हुआ तो कहा था ना गुंडाराज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा की सरकार। जब से भाजपा की सरकार आई है तो गुंडाराज जो चरम पर था, सपा मुखिया अखिलेश यादव जो आज की पैरोकारी कर रहे हैं, उनके दौर के जो गुंडे थे वो आज खत्म होने के, उनके कार्यकर्ताओं को खत्म करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने लगातार गुंडाराज फैलाया हुआ था, और ये जो उमेश पाल हत्याकांड जब उन्होंने किया तो ये उनके दुस्साहस की प्रकाष्ठा थी। तो योगी जी ने जो किया वो किया, और जो कहा सरकार उसको करने का काम लगातार कर रही है। ना गुंडा बचेगा ना गुंडों को बचाने वाले बचेंगे। ओवैसी कह रहे हैं कि संविधान का ही एनकाउंटर कर दिया। वो लगातार अपनी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, उनको वोट बैंक को खुश रखना है। वो जानते हैं कि हो ठीक रहा है, लेकिन उनको कहना मजबूरी है। एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज हैं। धर्मेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे इस एनकाउंटर? सबसे पहले तो मैं माननीय अपने मुख्यमंत्री योगी जी को इस बात की बधाई देता हूँ कि जो उन्होंने इस 6 साल में इस पूरे प्रदेश से एक भी कोई गुंडा ऐसा नहीं बचा है जो इस प्रदेश में जीवित रह जाएगा। जो उन्होंने 6 साल पहले प्रण लिया था वो अभी विधानसभा में बोला था, और उसी कथनी और करनी में ना अंतर दिखाते हुए वो काम करके दिखाया। ऐसा काम जो कि इस धरती पे कभी नहीं हो पाया। वो एक ऐसा एनकाउंटर है, एक ऐसे पापी का एनकाउंटर है जो इस धरती पे से जाना ही चाहिए। निकाय चुनाव है, और चुनाव से पहले इस तरह की चीज़ें। निकाय चुनाव है, और भी चुनाव चलते रहते हैं। अगर कोई अपराधी होगा तो उसका कोई टाइम थोड़ी देखा जाएगा कि भाई अब ये निकाय चुनाव है या कुछ है। वो तो आपका जो अपराधी है, जब उसका समय आ गया और महाराज जी की सरकार में, वो बचने का काम नहीं हो पाएगा। सोमेंद्र जी, एक चीज़ बता दीजिए, चूंकि चुनाव है, तमाम विपक्षी पार्टियां हमला बोल रही हैं, आपको लग रहा है कि इन चीज़ों का चुनाव पे बड़ा असर पड़ता है? 2024 तक की भी बात। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार कभी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे काम नहीं। हम लोग हमेशा हम लोगों के बीच में काम करने वाले लोग हैं। इसी तरह से हमारी सरकार निरंतर जब भी कोई इस तरह का अपराध हुआ उसकी प्रतिक्रिया उसी तरह से अंजाम तक पहुंचाने के रूप में की गई है। ये लोगों का नज़रिया है विपक्षी, क्योंकि जब उन्हें सरकार में रहते हुए
लोगों ने मौका दिया वो कुछ नहीं कर पाए, इसलिए बौखलाहट है उन लोगों की। कितना बड़ा मैसेज गया है इसका? देखिए मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता जो चाहती है वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। मिट्टी में मिला देंगे? मिट्टी में मिला दिया। और मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा आपसे कि ये एक ऐसा कालखंड है जिस कालखंड में मैं विधायक बना, उसमें योगी जी जैसे मुख्यमंत्री हमें मिले और उन्होंने जो इस काम को करा, उस काम में जो है अपना पूरा का पूरा रूप मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जो दिया इस 6 साल में, उसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देना। विधायक अमित अग्रवाल जी हैं। विधायक जी क्या कहना चाहेंगे? आज तो सारे में चर्चा है कि एनकाउंटर में मार गिराए, जो मुख्यमंत्री ने कहा था वो करके दिखा दिया। मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिल गया, मिला नहीं दिया, मिल गया। क्या एक मैसेज गया? मैसेज गया कि आतंकवाद का, लुटेरों का, डकैतों का यूपी में कोई स्थान नहीं है। उम्मीद की जाए इस तरह की चीजें और दिखेंगी? निश्चित रूप से बिल्कुल आतंकवाद का सफाया हो जाएगा, आतंकियों का सफाया हो जाएगा। जो कहते हैं करके दिखाते जो कहते हैं करके दिखाते हैं। और जो वैसे कह रहे हैं कि संविधान का एनकाउंटर कर दिया। संविधान का मतलब अतिक संविधान था या अतिक का बेटा संविधान था। संविधान का उल्लंघन वो कर रहा था। हर व्यक्ति को यहाँ रहने की आज़ादी है देश में, वो उसने लोगों की आज़ादी छीनी थी। जिस तरह से खुलेआम उसने उमेश पाल को मारा है, उसके बेटे का खुद उसका बेटा उसमें गोली चलाते हुए दिखाई दे रहा है, तो उसने उसकी आज़ादी का हनन नहीं करा। जो दूसरे की आज़ादी खत्म करता है उसकी आज़ादी का भी कोई हक नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई फर्जी और झूठा एनकाउंटर है। अखिलेश यादव के जो दिल के कलेजे टूटेंगे तो यही हाल आएगा। अच्छा। उनके तो संगी साथी छूट रहे हैं, संगी साथी छूट रहे हैं ना उनके। तो एक अच्छा मैसेज गया। बिल्कुल निश्चित रूप से पूरे विश्व में मैसेज जाएगा ये। देखिए पूरे विश्व में मैसेज जाएगा। पंकज सिंह जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे साथ, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। पंकज सिंह जी से। पंकज जी, मुख्यमंत्री ने कहा था कि मिट्टी में मिला दूंगा, आज एनकाउंटर हो गया है असद का भी और गुलाम का भी, क्या कहना चाहिए? नहीं देखिए, मैं समझता हूं कि ये जो कार्रवाई हुई है, ये उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में लंबे समय से जो लोग अमन चैन, इसके लिए जिन लोगों ने शांति, इसके लिए जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुना था, मैं समझता हूं कि ऐसे सभी लोगों के दिल को ठंडक पहुंची होगी, उनके मन को ये ठंडक पहुंची होगी। अच्छा, एक चीज़ और निकल के आ रही है कि पाकिस्तान से कनेक्शन, हथियार आए, ड्रोन के थ्रू आए, कितनी बड़ी से आप मान के चलते हैं कि कोई साजिश थी? नहीं देखिए, ये तो लगातार एजेंसीज काम कर रही हैं, पुलिस काम कर रही है और आने को रोज़ पे रोज़ नई नई बातें प्रदेश और देश के सामने निकल कर आ रही हैं। तो इसका मतलब स्वाभाविक रूप से ऐसे लोगों को लंबे समय से कुछ लोगों ने संरक्षण देकर रखा होगा ज़रूर, और यही कारण है कि धीरे धीरे ऐसे गुंडे, अपराधी, माफिया ये सब उत्तर प्रदेश में पनपे। लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की इस सरकार में कोई भी गुंडा, बदमाश, अपराधी, भ्रष्टाचारी वह बच नहीं सकता है, वह उसको कोई बचा भी नहीं सकता। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि संविधान का ही एनकाउंटर हो गया है। अब अपराधियों के पक्ष में खड़े रहना इन सब लोगों का काम है, और ऐसे लोगों को प्रदेश में, देश में अमन चैन शांति बनी रहे, उससे इनका कोई वास्ता नहीं है। इनको सिर्फ अपने जाति और धर्म की राजनीति करने का ही इनका वास्ता है, और अन्यथा इनका कोई सरोकार देश और प्रदेश से है नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारा नेतृत्व, यह उत्तर प्रदेश के करोड़ों जो हमारी जनता है उनके सेवा के लिए हम सब लोग कृत संकल्पित हैं। इसीलिए इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। अपराधी, कानून अपना काम करता है, कानून के ऊपर या पुलिस के ऊपर अगर वह हमला करेंगे, अगर उनसे बच के भागना चाहेंगे तो पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई करती है। वो कार्रवाई पुलिस ने की है, तो इसके बारे में सही बातें तो पुलिस ही बता सकती है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि झूठा एनकाउंटर है, कब तक इस तरीके से और चीज़ें, मुद्दे छिपाने के लिए किया? देखिए, जब ज़रूरतमंद लोगों की बात होती है तो समाजवादी पार्टी कहीं पर भी उनके नेताओं के मुँह नहीं खुलते हैं। लेकिन जब भी कोई अपराधी मारा जाता है, जब भी कोई अपराधी घर से बेदखल किया जाता है, बुलडोज़र उस पर चलता है, तो सबसे ज़्यादा पीड़ा यदि किसी को होती है तो समाजवादी पार्टी के नेताओं को होती है। ये कोई नई बात नहीं है, और यह एनकाउंटर होता न होता ये तो उनके अपने कारनामे थे जिसकी वजह से एनकाउंटर हुआ। लेकिन इतना तय था कि समाजवादी पार्टी के नेता तो पहले से ही उनको बचाने के लिए अनेक प्रकार के दावे पहले से ही करने लग गए थे एनकाउंटर के। बहन जी कह रही है कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, और जो बातचीत का सिलसिला आप जारी रखिएगा, आपके पास आएगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।